देखिए आज हम सीखेंगे कि अगर सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, है ना। सेंटेंस क्या होता है पहले मैं बताता हूँ। सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। अब ये आप कहोगे सर वाक्य क्या होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं कि आपको सेंटेंस जो है बनाने आ जाए। जैसे अभी मैंने आप कहोगे सर सेंटेंस क्या होते हैं, जो भी हम कुछ बोलते हैं ना, कि अगर कहीं जा रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी हमने बोला तो बोलने में हम, जैसे अभी मैं एक बार बोलता हूँ कि वह वह लड़का है, ये सिंपल मतलब ये, अब हमने अपनी बात कही और रुक गए, तो ये कह रहा है वह लड़का है। या फिर हम बोला कि राम एक अच्छा छात्र है। अभी जो हमने बोला देखो कि वह लड़का है, राम एक अच्छा छात्र है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। अच्छा, वाक्य या सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का क्या कहलाता है, पूरा समूह होता है। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या आता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों का पूरा समूह, और उसका क्या होता है, मीनिंग होता है। तो सीधा सिंपल ये है कि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ क्या कहलाएगा, वर्ड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया, वर्ड्स लिखा लास्ट में। और दूसरा क्या होगा, इसका मीनिंग होगा। क्या होगा, मीनिंग होगा, मतलब एक कोई इसका अर्थ निकल रहा होगा, और एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा होगा। ये तीन चीजें अगर कहीं आपको मिल जाए, क्या, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, मीनिंग मिल जाए, और क्या मिल जाए, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सेंटेंस है। अगर मान के चलो कि ग्रुप ऑफ द वर्ड्स है लेकिन उसका मीनिंग नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सपोज दैट ये वाला मैं सेंटेंस पिक कर लेता हूँ, राम एक अच्छा छात्र है। राम एक अच्छा छात्र है, अगर अभी मैं इसको ऐसे लिखता है, राम एक अच्छा छात्र, आप कहोगे सर समझ में तो आ रहा है कि है राम एक अच्छा छात्र, बट वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, एक अटपटा लग रहा है जब मैं बोल रहा हूं कि है राम एक अच्छा छात्र। ये सुनो, अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसीलिए इसका मीनिंग मतलब प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेकंड थिंग, अगर मैं मीनिंग में बोलूं कि अच्छा राम एक छात्र ऐसे करके, तो फिर तो मीनिंग भी निकल के नहीं आ रहा है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने से सेंटेंस नहीं बन जाएगा। तीनों चीजें होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ द वर्ड्स भी होना चाहिए, फर्स्ट थिंग है। सेकंड है कि मीनिंग होना चाहिए उसका, और थर्ड है प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। अगर कोई भी आप वर्ड्स बोल रहे हो और वो वर्ड्स ग्रुप में है, उसका मीनिंग है वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है, जैसे वह लड़का है, तीन वर्ड्स इसमें लिए हैं हमने, एक लिया वह, एक लिया लड़का, एक लिया है, तो ये ग्रुप ऑफ द वर्ड्स हो गया, शब्दों का समूह हो गया। इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि किसी को पॉइंट किया जा रहा है कि वह क्या है, लड़का है। समझ में आ रहा है कि मीनिंग भी आ रहा है कि उसके लिए बोला गया लड़का है, ये भी हमारे समझ में आ रहा है। और अगर इसको लें कि राम एक अच्छा लड़का है, तो हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि एक लड़का है राम, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक अच्छा लड़का है, और प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है। देखो राम, अब बोलने भी हमको एक फ्लो में आ रहा है कि राम एक अच्छा छात्र है, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, सीधी सिंपल लैंग्वेज लग रही है, तो ये आपके जो है दोनों सेंटेंस कहलाएंगे। अच्छा, ये हिंदी में तो हम लोग जब दो भाषा में बोल रहे होते हैं, लगातार हम हिंदी को भाषा का यूज करते हैं, तो हम इजीली लिख लेते हैं और हमारे समझ में भी आता है। तो राम एक अच्छा लड़का है, वह लड़का है। लेकिन जब सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं इसको लिखूं कोई ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय, वह एक, मतलब एक है तो लगा, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ही इज अ बॉय, वह लड़का है। अब बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, कि सेंटेंस पे हम नोट पॉइंट लिखेंगे तब। अब मैं यहां लिखूं राम इज, एक आ गया अ गुड बॉय। अब जैसे अभी राम एक अच्छा लड़का, ये सिंपल सेंटेंस है। अभी मैं कह रहा हूं कि मोहन खेल रहा है, अब ये कि मैंने सेंटेंस लिखा मोहन खेल रहा है, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा आपका मोहन, क्या हो गया, मोहन। अभी आप, मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे आ रहा है तो मैं बता दूंगा। अभी तुमको लगेगा कि कहाँ क्या आ रहा है, मोहन क्यों आ रहा है, कि अब जैसे मोहन इज प्लेइंग, अब ये मैंने बना दिया मोहन इज प्लेइंग, मतलब अब इसका मतलब हो गया मोहन खेल रहा है। अभी मैं इसमें आएगा कि मोहन नहा रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कई चीजें पता होना चाहिए। वो क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूँ। एक आपको होना चाहिए सब्जेक्ट, क्या पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, भाई सेंटेंस हम बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है। दूसरा आपको होना, यहाँ लिख देता हूँ जगह भी है, ये आपको पहली चीज पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता,
ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ साथ में या फिर बोलते रहूंगा। तो सब्जेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, कर्ता। अब ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपको होना चाहिए कि वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, पढ़ा होगा आपने हिंदी में। वर्ब मीन्स क्या है, क्रिया। एक चीज आपको और होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब। अगर बेसिक मतलब सिंपल सेंटेंस बनाने हैं आपको तो केवल सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। बाकी पास्ट ऑफ स्पीच आपको जो 8 होते हैं ना पास्ट ऑफ स्पीच, वो सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह सारी चीजें। लेकिन बेसिक सब्जेक्ट हम बेसिक जो है सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। जैसे भी मैंने यहाँ पर लिखा था राम एक अच्छा लड़का है, तो राम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट राम। तो राम के, जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो राम इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। तो राम क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। भाई जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। अभी आप एक बुक ले लो, तो बुक आपकी मैथ की हो तो हम उस बुक को पढ़ेंगे तो बुक को क्या बोलते हैं, मैथ सब्जेक्ट। क्योंकि उस बुक के बारे में हम पूरा किसके बारे में बात करते हैं, मैथ के बारे में। यस, तो वो कहलाएगा एक मैथ का सब्जेक्ट, मतलब पूरा ऐसे जिसके बारे में हम बात करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और इसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या करने का, वो क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं राम घर जा रहा है। राम घर जा रहा है, तो राम एक तो अब मैं इसमें बताता हूं, देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राम के बारे में। तो राम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा ये। अब राम के द्वारा क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है कि नहीं। तो राम को जो जाने का काम हो रहा है ये कहलाएगा आपका वर्ब। वही वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया मीन्स होता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, वो वर्ब कहलाता है। तो राम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राम के बारे में। तो राम क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। राम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब मतलब क्रिया कहलाएगा। और राम को कहां जाना है, घर, तो जो घर है वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। भाई राम का उद्देश्य क्या है, घर जाने का ना। राम का उद्देश्य क्या है, तो राम घर जाएगा, तो घर जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। राम कुछ काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आप स्कूल में आए हो तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पढ़ने का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उद्देश्य क्या है आपको पढ़ना। तो हमने अब इसके बाद में एक चीज हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी हम हैज, हैव, इज, एम, आर, बाज वर्ब का यूज करेंगे। है हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं सिंपल। अभी तो ये तो बहुत डिटेल में बड़ा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब का, तो लेकिन हम अभी सिंपल सीख रहे हैं तो साधारण भाषा में आपको बताता हूं कि जैसे ये मैंने वर्ड लिखा राम घर जा रहा है। अभी मैं यहां पर है मिटा दूं, क्या हटा दूं, यहां पर मैं है। तो अब आप देखिए ये सेंटेंस जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। राम घर जा रहा, यानी कि जो वर्ब है ना वो पूर्ण तरीके से हमको पता नहीं चल रही है आखिर हो क्या रहा है। राम घर जा रहा, अभी मैं लगा दूं राम घर जा रहा है, तब आपको बिल्कुल पूर्ण तरीके से फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि राम घर जा रहा है। तो यानी कि जाने को पूरा किसके द्वारा किया जा रहा है के द्वारा। जब है लग रहा है तो हमें लग रहा है कि भाई राम ऐसा काम कर रहा है। तो ये है, था, थी, गा, गी, गे, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं। तो ये वाले आपके जो है हेल्पिंग वर्ब, एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये किस में आएंगे आपके, हेल्पिंग वर्ब में। यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया, और हमने क्या देख लिया, हेल्पिंग वर्ब। देखिए वर्ब की ना 3 फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आती है एक आईएनजी फॉर्म। ये आगे हम डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और कंटिन्यूस में जो है हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे ये है राम घर जा रहा है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अगर हम लिखेंगे राम इज गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। होम या हाउस हो गया, हमें नहीं पता है कि वो कौन से घर में जा रहा है, बन रहा है उस घर में जा रहा है कि जिसमें लोग रह रहे हैं, तो आपको दोनों सही माना जाएगा। होम या हाउस लिखोगे दोनों करेक्ट माने जाएंगे। तो राम इज गोइंग टू होम, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, राम इज गोइंग टू होम। ये मैंने इंग्लिश में बता दिया। अब जिसको नहीं आ रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज में रहेगा कि राम को मानते हैं राम लिख दिया,
फिर इज आ गया, फिर गोइंग आ गया, टू आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने ये आईएनजी फॉर्म लगाई है ना, गो में क्या जोड़ दिया मैंने, आईएनजी जोड़ दिया, तो असल में वो रहा है कि जो है इसकी हिंदी है, यानी कि कंटिन्यूस पे टेंस है। पास्ट ऑफ टाइप ऑफ हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें आएगा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सिंपल अभी इतना धीरे धीरे जब सीख जाओगे ना, या तब वो ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक शब्द आता है, अब आगे आप सीखेंगे कि इज का कहाँ यूज करना। जैसे मैंने यहाँ इज लगा दिया, या वे घर जा रहे हैं, अभी मैं ये लिखूंगा तो हम आप देखेंगे मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूं, दे आर गोइंग टू होम, ये मैं लिखा मैंने। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर दे आ गया, तो यहाँ मैंने बे आ गया तो दे लगा दिया, फिर मैंने यहाँ इज लगाया है, वहां मैंने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। तो ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यस नो, अभी मैंने बताया। तो अब हम सीखते हैं, देखो इज का कहाँ यूज करना है आपको, आर का कहाँ यूज करना है, और एम आप कब लगाओगे। इज कहाँ लगाना है आपको, और आर कब लगाना है, और एम कब लगाना है। देखिए इज जो है, इज मीन्स होता है। दो मीनिंग होते हैं, एक होता है और एक होता है। इसका मीनिंग होता है, और ये यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ में। किसके, सिंगुलर के साथ में। किसके साथ में करते हैं, सिंगुलर के साथ में। और एक आता है आपका आर, आर का मतलब होता है। जब हम, अभी मैं बता दूंगा, तो ये हम बात करते हैं प्लूरल के साथ में। किसके साथ में करते हैं, प्लूरल के साथ में। और एक अभी मैंने क्या बताया, एम। तो एम जो है इसका मीनिंग होता है हूं, और ये ऑलवेज यूज होता है, वो किसके साथ में होता है, आई के साथ में। किसके साथ में, आई, और आई का मतलब होता है मैं। जब भी मैं बोलूंगा कि मैं घर जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो वहां पे हूं है कि हिंदी क्या आएगी, सॉरी हूं की हिंदी क्या आएगी, एम। करेक्ट है यहां तक। चलिए अब सिंगुलर क्या होते हैं, नहीं पता है वो बता देता हूं। When we talk about only one, जब हम केवल एक की बारे में बात करेंगे, आपके आसपास चीजें हैं और आप देखो कि कितनी है, आपने काउंट किया, केवल ओनली क्या है, वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। इसका मतलब होता है कि वो क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक वचन। इसको क्या बोलते हैं हम, एक वचन। क्या बोलते हैं इसको, एक वचन। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सिंगुलर मीन्स होता है अगर आप कोई भी आपके आसपास चीजें हैं, वो आप काउंट कर रहे हो या आपको दिखाई पड़ रही है, और वो केवल वन है, केवल एक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सिंगुलर कहलाती है। क्या कहलाती है। अब प्लूरल पे आते हैं, तो प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। अब बहुवचन मीन्स होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द मोर देन वन, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, यानी कि एक, मोर देन वन, एक से ज्यादा की हम बात करेंगे, तब वो हमारा क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। और आई तो मैंने बता दिया, आई के साथ हमेशा किसका यूज करना है, आपको एम का यूज करना है। क्लियर है यहां तक। एम आर क्या पढ़ रहे थे हम, इज एम आर, ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे। इसके बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब सिंगुलर के साथ में आता है, ये है ना जी, सिंगुलर के साथ में। और मीनिंग क्या होता है, ओनली, सॉरी है। अब जैसे मैंने बोला कि वह एक, सिंपल अभी जो बनाया था वह एक लड़का है। अब आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो मैंने सब्जेक्ट ही बता दिया, सब बता दिया, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आप क्या करेंगे, वह, यानी कि वह को हिंदी इंग्लिश बोलते हैं ही। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको हमेशा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो जैसे ही हमने है लगाया, हेल्पिंग वर्ब देखा इसमें क्या है, इज है, तो क्या हो जाएगा, ही इज। एक आ गया तो ही इज बॉय, यानी कि वह एक लड़का है। तो समझो क्या है कि पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखो पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्लियर हो गया। या वर्ब है तो वर्ब लिख, इसके बाद में अगर वर्ब आती है तो वर्ब लिख लीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, ये हमको करना होता है। अब देखते हैं आर का यूज करके, यूज ऑफ आर। आर मीन्स क्या होता है, जैसे वे बाजार जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए हैं आ गया, तो दे मीन्स क्या होता है, क्या होता है, दे।
अब मैंने कहा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा वहां पर, आर आ जाएगा। तो दे आर, क्लियर हो गया यहाँ तक। आर के बाद में हम देख रहे हैं क्या है इसमें, कोई वर्ब है तो वर्ब क्या है, जाने की, तो दे आर। अब गो होता है जाना, लेकिन यहाँ पर आगे रहे हैं, ये कंटिन्यूअस का टेंस होता है। जब भी रहे हैं, रहे थे, रहेंगे, ये शब्द आएंगे, रहे, रही, रहा आएंगे, वहां आईएनजी जोड़ दीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग और टू मार्केट। भैया बाजार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब मार्केट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ये। अब आप देखिए सिंपल फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब, हम इसको बोलते हैं मेन वर्ब बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है उसको हम मेन वर्ब बोलेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और भी कई वर्ड है, जैसे कल वह घर जा रहा है, तो कल जो है अदर वर्ड में आएगा, तो यहां पर आप लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, अदर वर्ड लिख देना। तो ये देखो एक फॉर्मूला हमने रेडी कर लिया अच्छे से पढ़ के, जैसे मैथ से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद में क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है जो भी है। और इसके बाद में क्या लिखना है, मेन वर्ब अगर है तब, जैसे मैं लड़का हूं, इसमें कोई मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट का, वो आपको कहां लिख देना है, लास्ट में। जैसे बे बाजार जा रहे हैं, बे का ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो बाजार हम कहां लिखेंगे, लास्ट में। क्लियर हो गया यहां तक। अब एक रह गया है आई का यूज। आई मीन्स होता है मैं, और मैं के साथ में हमेशा क्या आता है, एम। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, अपने अपने बारे में बताओगे कि जो भी हैं, तो इसमें मैंने क्या आएगा, आई। अब आई के बाद में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई के साथ में हमेशा क्या आएगी, एम। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, जो भी कुछ है वो आप लिख देंगे। या फिर लिखेंगे मैं वकील हूं, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हूं, तो हम क्या लिख देंगे, एम। और वकील को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट, क्या बोलेंगे, एडवोकेट। तो आई एम एडवोकेट, मैं एक वकील हूं। तो ये समझ में आ गया कि इसका हम सिंगुलर के साथ में करते हैं। अब सिंगुलर क्या है, जैसे ही है, सी है, ये सब सिंगुलर में कहलाते हैं। ठीक है, बी मतलब प्लूरल में आ जाता है, अभी आपको पता होना चाहिए। और आर हमेशा प्लूरल के साथ में यूज करते हैं। और एम जो है हमेशा किसके साथ में करेंगे, आई के साथ में यूज करेंगे। और सिंपल सब्जेक्ट हम सॉरी सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लास्ट में अगर अदर वर्ड आते हैं हम उसको क्या लिखेंगे, अदर वर्ड को लिखेंगे। करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, सबके आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सारे सिंपल सेंटेंस ऐसे बनेंगे। अभी अब आपने हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वगैरह सब सीख लिया है, और इसको नोट कर लेना अच्छे से, समझ जाओ। किसी को डाउट हो तो पूछो।